अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के बारे में, जो कि 15 साल कानून मतवक्के है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया गया मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों की तरफ से। इस पर बात करेंगे, काफ़ी दोस्तों ने इस पर कमेंट किए हैं। उसके बाद यूरोप से कनाडा और अमेरिका जाने के लिए क्या तरीक़ाकार है, क्या वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्या नहीं मिलती, क्या रुकावटें, इस पे बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों ने इसके बारे में भी मालूमात चाहिए। उसके बाद अंग्रेज़ों मिनिमम विताल कानून के बारे में एक अहम तब्दीली की जा रही है, जो कि एक अच्छी तब्दीली है, इस पे बात करेंगे। आखिर में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बच्चों की पैदाइश पे कौन सी एक अयूद है जो लाजमी तौर पे अप्लाई करें और उसको पहले ही अपने प्लान में शामिल करें जब आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश मतवक्की होती है, क्योंकि बहुत सारी फैमिली जो हैं इससे महरूम रह जाती हैं। आपने क्या करना है, ये मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा वीडियो के आखिरी इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी 15 साल कानून के बारे में मालूमात जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो यही है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से, और सबसे ज़्यादा जो सरगर्म पार्टी है वो वॉक्स है, जिसने बारहा ये कहा है कि इमिग्रेंट्स के लिए जो 10 साल का कानून है उसको 15 साल कर दिया जाए। असल में ये जो 15 साल का कानून वो चाहते हैं, वो चंद एक कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहते हैं, और वो चंद एक कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो कि आम तौर पे वो उनकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत रखते हैं, जिसमें मरोक शामिल है, जज़ायर शामिल है, उसके साथ साथ बाकी जो हमारी कंट्रीज़ हैं इन जहाँ पे 10 साल का कानून है। क्योंकि बाकी जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है वहाँ पे ऑलरेडी 2 साल का कानून राइज है कि जो भी यहाँ पे 2 साल लीगल रहता है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। ये 15 साल का कानून सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि उन ममालिक के लिए जिनके लिए ऑलरेडी 10 साल का कानून है। लेकिन यहाँ पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि क्या ये मतवक्के है, हमने अगले साल नेशनलिटी जमा करवानी है। किसी ने कहा हमने 6 महीने बाद करवानी है, और कुछ ने कहा कि हमने जमा करवाई हुई है, क्या हम पे इफ़ेक्ट होगा, अगर ये पार्टी जीत के आती है तो क्या ये कानून बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये जो कवानीन होते हैं इस तरह के, जो कि गैर मुल्कियों के मुतल्लक हों या कोई भी कानून हो मुल्क का, जो कि आइन में या कानून में पार्लियामेंट के ज़रिए पास हो के आता है, उसको चेंज करना, ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले किसी ने 200 वोट से कोई कानून पास किया किसी पार्टी ने, अब अगर ये पार्टी दूसरी उसको ख़त्म करना चाहती है या उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहती है, तो उसको लाजमी तौर पे 201 वोट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास 150 वोट है और वो इस कानून को तब्दील कर ले या ख़त्म कर दे। उसके लिए उसको लाजमी तौर पे उससे नंबरिंग ज़्यादा चाहिए। अदालतें यहाँ पे आज़ाद हैं, और अदालतें जो हैं वो ऐसे तमाम अमल को देखती हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे कवानीन ऐसे आए जो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट आए, लेकिन अदालतों ने मुदाखलत करके उसको करेक्ट किया। जैसे रिसेंटली अभी एक नया कानून था जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून बनाया। ये कानून हुकूमत की तरफ से तो काफ़ी देर से राय था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब तक कोई ऐसा केस नहीं गया था कि वो कुछ करते या बोलते। आखिरकार वो एक औरत ने हौसला करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और उसने केस दायर किया, और जिस पे उसको फ़ैसला आया, जो कि आपको मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले भी बताया था कि 6 महीने का जो कानून है स्पेन का कि रेजिडेंसी कार्ड होल्डर 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं रह सकता वरना उसके पेपर ज़ाया हो जाएंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल करार दिया कि वो कानून इल्लीगल है। इसी तरह से अगर कोई ऐसी भी एक्टिविटी होती है तो अदालतें इस पर मुदाखलत कर सकती हैं और इस कानून को रोक सकती हैं। ओवरऑल कंडीशन ठीक है, आने वाले वक्त में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। हो सकता है कि ये जो पार्टी इतनी ज़्यादा बातें कर रही है वो बरसरे इक़्तिदार ना आए। इमिग्रेंट्स को इसमें कोई ख़ास घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थर्ड बड़ी पार्टी है, दूसरी बड़ी या पहली बड़ी पार्टी नहीं है। अभी रिसेंटली जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सर्वे में आया है कि पेपे पार्टी की जो है वो अक्सरियत सामने आ रही है इलेक्शन में। तो अगर पेपे भी सामने आता है तो वो भी अगर इत्तेहाद करेगा इसके साथ, लेकिन फिर भी इसकी इत्तेहादी की हैसियत होगी, मेन हुकूमत में इसका बहुत ज़्यादा किरदार नहीं होगा। बहरहाल ओवरऑल जो भी अपडेट्स आती रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि तमाम मामला सही तौर पे चलेंगे, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस कानून को जो कि 10 साल का कानून है मज़ीद नहीं बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं कि यूरोप से कनाडा और अमेरिका आप किस तरह जा सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी यूरोपीय मुल्क की नेशनलिटी है
तो आप किस तरह से वहाँ पे मूव हो सकते हैं। काफ़ी दोस्त इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और काफ़ी दोस्त अमूमन तौर पे कमेंट करते रहते हैं। कुछ दोस्तों को ये मालूम नहीं है कि कनाडा और अमेरिका जो है वो यूरोपीय यूनियन के मेंबर कंट्री नहीं है, ना ही वो शेंजन स्टेट है, ना ही यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्क हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको नए सिरे से ज़ीरो से प्रोसेस शुरू करना होगा। बेशक आपके पास यूरोपियन नेशनलिटी होगी, सिर्फ उसकी यही रायत आपको मिलेगी कि आपकी वहाँ पे फ्री एंट्री होगी। ईटीए पे आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, लेकिन आपको बिल्कुल वहाँ पे काम की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ आप वहाँ पे विज़िट पे जा सकते हैं, मैक्सिमम 6 महीने वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगर आप काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं और आप पे पाबंदी भी लगा सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे काम करना है तो उसके लिए आपको वहाँ पे वर्क परमिट इशू करवाना होगा। यहाँ तक कनाडा की बात है, कनाडा में कदरे अमेरिका काफ़ी ज़्यादा आसान है। वहाँ पे वर्क परमिट लेना भी आसान है, पेपर को कन्वर्ट करवाना भी आसान है, वहाँ पे आगे अपना लीगल स्टेटस भी चलाना आसान है। काफ़ी वहाँ पे मामला आसान है। लेकिन अगर कंपेयर टू यूएसए देखें, अमेरिका देखें, तो वहाँ पे मामला काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। उस वक्त तक जब तक आपके पास बहुत अच्छी कोई हाई स्किल्ड जो है वो स्किल नहीं होती, उसके बगैर आप अमेरिका में सेटलमेंट बहुत मुश्किल पाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारे वहाँ पे रिलेटिव हैं, क्या वो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं जहाँ तक कनाडा का जानता हूँ कि कनाडा में आपकी कुछ ना कुछ मदद हो सकती है, लेकिन यूएसए की जहाँ तक बात है, वहाँ पे जो आपके रिलेटिव ऑलरेडी हैं, बेशक वहाँ की नेशनलिटी कार्ड होल्डर हैं, नेशनलिटी होल्डर हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वो इतनी ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपने कवानीन को इंतहाई रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। इस वजह से आपने कनाडा और अमेरिका की तरफ अगर मूव करना है तो ये तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए जाएं कि अगर कनाडा में भी आप मूव करते हैं तो वहाँ पे भी आपको LMIA लेना पड़ेगा। LMIA के बगैर आप वहाँ पे वर्क परमिट इशू नहीं करवा सकते, जिसकी नॉर्मल जो प्राइस है वो सेम लाइक स्पेन में तो आपको रेगो सोशल के लिए 8-10 हज़ार डॉलर यूरो का मिल जाता है। वहाँ पे जो स्टार्ट है वो 25 हज़ार डॉलर से 40 हज़ार 50 हज़ार डॉलर तक प्राइस जाती है LMIA की। अगर आप यूरोपियन नेशनलिटी पे वहाँ पे होम मूव करना चाहते हैं तो इतनी बड़ी अमाउंट आपको वहाँ पे करना पड़ेगी अपना पहला वर्क परमिट लेने के लिए। तो ये तमाम मालूमात आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो दोस्त इसके बारे में सोच रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन करें और उसके मुताबिक वहाँ पे मूव करें। अंग्रेज़ों मिनिमम विताल के बारे में अहम तब्दीली हुकूमत करने जा रही है। एक इंतहाई अहम सर्वे आया जिसका मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूँगा, आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। वो सर्वे ये आया कि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि हकदार हैं लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल रहा। मतलब ये कि उनको अंग्रेज़ों मिनिमम विताल नहीं मिल रही। कहा यह गया कि 10 अगर अप्लाई करते हैं तो 7 को रिजेक्ट कर दिया जाता है और 3 को अंग्रेज़ों मिनिमम विताल दी जाती है। और वो जो 7 होते हैं उनमें भी हाफ के करीब हकदार होते हैं लेकिन उनको रिजेक्ट किया जाता है। इस पे अब हुकूमत पे ज़ोर दिया गया है कि नई तरतीब लगाई जाए और मज़ीद फैमिलीज़ को इसमें शामिल किया जाए, जिसमें हुकूमत ने हामी भरी है। वो मज़ीद अंग्रेज़ों मिनिमम विताल के लिए फ़ैमिलीज़ को जो है वो शामिल किया जाएगा और मज़ीद फैमिली को अंग्रेज़ों मिनिमम विताल मिलना शुरू होगी। जैसे वक्तन ये नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वो फैमिली जो समझती हैं कि वो हकदार हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा, उन्होंने रेंता अपना डिक्लेयर करवा लिया है और रेंता भी उनका नेगेटिव है, तो उनको लाजमी तौर पे ट्राई करनी चाहिए। ख़ास तौर पे वो फैमिली जो तरखेता नमरोसा जनरल और तरखेता नमरोसा स्पेशल रखते हैं वो लाजमी तौर पे अंग्रेज़ों मिनिमम विताल अप्लाई करें। अब आखिर में बात करते हैं बच्चों की पैदाइश पे एक अहम रकम मिलती है जो कि बहुत सारी फैमिलीज़ को उसका इल्म ही नहीं है। जैसे आपको डॉक्टर्स की तरफ से टाइम मिल जाता है कि आपकी बच्चे की पैदाइश फ़लाँ डेट को मुतवक्की है, तो उस डेट से चंद दिन पहले आपने लाजमी तौर पे इस डिपार्टमेंट से सीता ले लेना है। यहाँ तक कतलूनिया की बात है, यहाँ पे आपने सीता लेना है जर्नीदाद दी कतलूनिया से। उस वक्त आपने जो सीता लेना है वो आपके बच्चे की पैदाइश के बाद 15 दिन के अंदर अंदर का होना चाहिए। ये याद रखें कि ये इमदाद सिर्फ़ और सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चे की पैदाइश से लेके 15 दिन के अंदर अंदर, वरना ये इमदाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये इमदाद जो है कतलूनिया में जर्नीदादी कतलूनिया और बाकी जो कम्युनी दादा हर एक का लहदा अपना अपना सिस्टम है। मैड्रिड में कम्युनी दादी मैड्रिड में आप अप्लाई कर सकते हैं, वलेंसिया में कम्युनी दादी जो है वो वलेंसिया अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह पाइस बास्को में कर सकते हैं। तो ये आप लाजमी तौर पे अप्लाई करें। कतलूनिया में तकरीबन 700 से लेके 800 यूरो तक जो है आपको ये मिलता है और ये बच्चे की पैदाइश के 15 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होता है। बहुत सारी फैमिलीज़ को इसका इल्म नहीं होता जिसकी वजह से वो ये लॉस कर बैठती हैं
इस अमदाद को। ये अमदाद का कोई तल्लक नहीं है आपका हाल तक चल रहा है नहीं चल रहा, ये एक बोनस की सूरत में आपके बच्चे की जो इब्तदाई एक्सपेंसेस है उसकी सूरत में आपको ये पे किया जाता है। इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि क्या इसका तल्लुक कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। इसका कोई भी तल्लुक कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं है। आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इमदाद आपको मिलती है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।